हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने कल की क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको कनेक्ट करने में भी आसानी रहेगी एंड आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, क्या कहा जा रहा है, यानी किस बारे में बात चल रही है। तो इसलिए क्लासेस आप 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, तो वो भी आप लोग जाके देखिएगा। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, कि सुनीता जो अंतरिक्ष में गई थी, वहां के बारे में इन्होंने अपने अनुभव बताए थे कि हाँ, अंतरिक्ष में लोग कैसे अपना रहते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे हम लोग पृथ्वी पे स्थायी रूप से रुके रहते हैं, चलते हैं अपना, तो वहां पे सिर्फ तैरते रहते थे लोग, स्थायी रूप से रुक नहीं पाते थे। तो अपना वहां का अनुभव इन्होंने बताया था। तो कल तक हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब हम लोग इस आगे से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपका सीटेट पेपर 1 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस जो होती है आपके पेपर 1 में ही पूछी जाती है। पेपर 2 में जो होता है उसमें एसएसटी आती है, यानी सोशल साइंस होता है। ये जो क्लास मिलती है आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी क्लास ज्वाइन करिएगा। 5 बजे वाली क्लास जो है सीटेट एंड बीपीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 5 बजे वाली एंड 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। इससे आपका जीके जो है एंड जीएस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस 2 बजे की क्लास में हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं। एससीईआरटी जो थ्योरी चलती है वो प्रॉपर तरीके से बीपीएससी बिहार में ही चलती है। ठीक है, और जो एनसीईआरटी होता है वहां से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसलिए आपका जो जीके जीएस है वो दोनों बुकों से आता है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से आता है। तो आपको 2 बजे एंड 5 बजे की क्लास दोनों ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ईवीएस यहाँ से, क्योंकि कल हम लोगों ने वहां तक कंप्लीट कर लिया था। तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उल्का पिंड जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं। टूटता तारा वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, उसी को कहते हैं उल्का पिंड। यानी जो तारा आता है पृथ्वी की तरफ, आते आते हुई वायुमंडल में वो जल जाता है, तो उसी को कहते हैं उल्का पिंड, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सन 1900 आगे चलते हैं, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। यानी जो ये व्यक्ति थे वो चांद पर सबसे पहले उतरे थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये चांद पर सबसे पहले उतरने वाले व्यक्ति रहे। वो कब उतरे? सन 1969 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सुनीता अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सुनीता थी ये अंतरिक्ष में रुकी जो थी, वो बहुत ज्यादा टाइम तक जो रुकी, लंबे समय तक रुकी, ये पहली महिला सब ऐसी बनी कि जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रुकी। आगे चलते हैं, सुनीता विलियम ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। यानी जब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रही थी तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो भारत का मानचित्र है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो है इंडिया है या ये पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसा उनको वहां से नहीं दिख रहा था। उनको जो था वो एक समान दिख रहा था पूरा। ये जो लाइनें दिखती हैं ये कागज पर ही दिखती हैं, इन्होंने अपना वहां का अनुभव बताया था। आगे चलते हैं, मुंबई जो है भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही उठा के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए सारे पॉइंट जो है आप अच्छे से कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी करते तो वहां पे ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे आपके सारे पॉइंट टू द पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए आपको ये चीजें भी कनेक्ट होंगी और आपके दिमाग में भी बैठेंगी। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। आगे चलते हैं, मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन ये बन जाए कि मुंबई से दिल्ली पहुंचने में कितने राज्य जो है उनको पार करना पड़ता है, तो अगर आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और इसी में मिक्स करके कुछ और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बता दोगे महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ये जो है इतने राज्यों को पार करके जाना पड़ता है मुंबई से दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे।
तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी जो है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो मुंबई से जो दिल्ली है वो कितनी दूरी पर है? 1400 किलोमीटर। आगे चलते हैं। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर जो है कि सड़कें कठिन हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ वगैरह मिल पड़ते हैं, इसी की वजह से वहाँ की जो सड़कें हैं वो थोड़ी मतलब कठिन है, क्योंकि पहाड़ की वजह से जहाँ पे समतल जगह होती वहाँ पे जो सड़कें होती वो आसानी से इजीली बनाई भी जा सकती है, चलने में भी आसान रहता है। लेकिन जहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो सड़कें हैं उनको बनाने में कठिनाई होती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लेह लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। यानी अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो जम्मू कश्मीर को पार करके जाना पड़ेगा, यानी जम्मू कश्मीर के उस तरफ ये है लेह लद्दाख। आगे चलते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग नैलान के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं वो टेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेंट के ही माध्यम मतलब वो ऐसे टेंट का घर बना लेते हैं, उसी में वो रहते हैं। तो वो काहे का बना होता है? वो लाइलान का बना होता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं तो लद्दाख को कहा जाता है। आगे चलते हैं। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और फर्श से ढके हुए जो घर हैं वो दिखाई देंगे। यानी जो लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं? ढलान वाली छतें होती हैं और बर्फ से ढके हुए घर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग में पूछ लेगा कि जो लद्दाख दे देगा, कश्मीर दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा, नेपाल दे देगा, केरल दे देगा, तो पूछ लिया जाएगा कि घर किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो आप मैच कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं। अगर आपसे टू द लाइन में पूछ लिया जाए कि लद्दाख के जो घर हैं वो कैसे हैं, तो आप बता दोगे। लेकिन जब मैचिंग के वर्ड आते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये लद्दाख में था ऐसा घर बना था, या फिर जम्मू कश्मीर में ऐसे घर थे, या फिर केरल में ऐसे घर थे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका थ्योरी से ही क्लियर होगा। क्वेश्चनों से आप क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्वेश्चन से ही क्लियर होने वाला है, सॉरी थ्योरी से ही क्लियर होगा। आगे चलते हैं। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो लद्दाख के जो घर हैं वो कैसे हैं? ढलान वाली छतें हैं और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लद्दाख जो है ऊंचा है, सूखा और सपाट है। यानी जो लद्दाख है वहां पे बारिश नहीं होती ज्यादा, तो सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठंडा मरुस्थल भी लेह लद्दाख को कहा जाता है और ठंडा रेगिस्तान भी मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ठंडा मरुस्थल पूछ ले तब भी आपका लद्दाख हो जाएगा, और ठंडा रेगिस्तान पूछ ले तब भी आपका लद्दाख हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है तो वहां पे वर्षा नहीं होती। तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे बर्फ मतलब जो वर्षा है वो बहुत कम होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन, सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते, क्योंकि वहां पे जो है लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं, क्योंकि बर्फबारी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सपाट जैसी जमीन होती है। ठीक है, सूखेपन की वजह से कोई पौधे जो होते हैं वहां पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते, क्योंकि बारिश होती नहीं है, और जब बारिश नहीं होगी तो जब जल मिल नहीं पाएगा तो पेड़ जो है वहां पे उग नहीं पाएंगे। इस वजह से वहां पे पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। लद्दाख में जो है जो जूले जूले कहते हैं, जूले जूले का मतलब होता है स्वागत स्वागत। तो ये वहाँ की लैंग्वेज है। जब वो अगर आप कभी लद्दाख जाइएगा तो वहां पे जब जूले जूले कहेंगे तो उसका मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, मतलब स्वागत है आपका। आगे चलते हैं। लद्दाख में बने घरों की खासियत। अब हम लोग देख लेते हैं लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं। देखिए ईवीएस में सब यही दिया गया है। ईवीएस जो है आपकी कोई चैप्टर वाइज नहीं दी गई है, आप में थीम है, थीम पर ही आधारित ईवीएस है। और यही जो है जो मतलब क्योंकि 6 टू मतलब 3rd 4th एंड 5th में एनसी जो ईवीएस होती है उसमें चैप्टर वाइज नहीं दिया गया रहता है, तो उसमें जो है थीम के पर ही आधारित, तो थीम पर ही आधारित आप में सीटेड में पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी में यही सब गिवन है। अब हम लोग देख लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं? यह 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। यानी जो लद्दाख होते हैं वहां पे जो घर बनते हैं 2 मंजिल के बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं और एक के ऊपर एक रखे होते हैं। यानी क्योंकि 2 मंजिल के घर बने होते हैं तो एक के ऊपर एक और घर होता है, ऐसे करके। और पत्थर के बने होते हैं, ये खासियत ध्यान रखिएगा
कि जो लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं, पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। और 2 मंजिल के घर होते हैं, एक के ऊपर एक रखा जाता है। आगे चलते हैं। दीवारों की मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई है, यानी जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी और चूने की मोटी परतें उस पे चढ़ी होती हैं, जो पत्थर के घर बने होते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है तो इसलिए पत्थर के घर बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, घर अंदर से एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी जो थी घास जमा थी। आगे चलते हैं। हमने लकड़ी की सीढ़ी उठाई और पहली मंजिल पर पहुंच गए, यानी ये बताया जा रहा है ऐसे कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ। तो उसमें जब क्योंकि 2 मंजिल के घर बने हुए होते हैं तो आपको एक मंजिल पे तो आप आराम से चले जाओगे, बट ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजें जो होती है वो भंडार के लिए, यानी जो भूतल होता था उसमें जानवर रहते थे, वो जो आवश्यक चीजें होती हैं, जो खाने पीने की चीजें हुई, कपड़ा वगैरह हुए, जो सामान हुई, तो भंडार के लिए उसमें रखा जाता था, ठीक है। और जो भूतल होता था उसमें जानवर रहते थे। आगे चलते हैं। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर जो लोग नीचे जो था भूतल पर भी चले जाते थे, क्योंकि ज्यादा ठंडी अगर होने लगती थी, जैसे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से ठंडी बढ़ जाती थी। तो जब ठंडी बढ़ जाती थी तो लोग क्या करते थे, भूतल यानी जो जमीन पे जो नीचे घर बना होता था, क्योंकि 2 मंजिल का होता था, तो लोग नीचे जाके रहने लगते थे, क्योंकि वहां पे बर्फबारी का जो है असर कम देखने को मिलता था और वहां पे गर्मी मतलब ठंडी कम लगती थी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बहुत जब अधिक ठंडी पड़ती है तो लेह लद्दाख में लोग कहाँ चले जाते हैं रहने के लिए, तो जो लोग होते हैं, जो घर बना होता है उनका भूतल में ही वो रहने चले जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ भूतल जो होती है खिड़कियां नहीं होती हैं, क्योंकि खिड़की वगैरह नहीं होती, बिल्कुल पूरा बंद बना होता है। इसकी वजह से वहां पे जो है ठंडी नहीं लगती, तो लोग जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वहीं पे जाके रहने लगते हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, यानी जो छतें बनाई जाती हैं उनको मजबूत बनाने के लिए जो घने पेड़ होते हैं उनके तने का प्रयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख है वहां पे मिर्च यानी जो लाल मिर्च होती है वो आपकी, और नारंगी कद्दू पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे नारंगी कद्दू पाया जाता है तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। ये मैचिंग में दे देगा तो फिर वहां पे मैच करना होता है, मैच करने में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है और वहीं से नंबर कटते हैं। तो ये डाउट जो है सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हाँ कहाँ पे क्या चीज मिलती है, ताकि आपको मैचिंग में भी अगर दे तब भी आप कर लो, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी आप कर लो। आगे चलते हैं। तो जो नारंगी कद्दू है वो कहाँ मिलता है, लद्दाख में मिलता है, ठीक है। सुनहरी पीली मक्का जो होती है वो भी आपके लद्दाख में ही मिलती है। आगे चलते हैं। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं, जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं, यानी जो गर्म लद्दाख होता है गर्मी के मौसम में जो फल होते हैं उनको सुखा लिया जाता है, यानी जो फल है और जो सब्जी होती है जैसे कद्दू हुआ, ठीक है। तो जो फल एंड सब्जी जो होती है उनको सुखा दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, जब ताजे फल नहीं मिल पाते और सब्जियां नहीं उपलब्ध होती हैं तो उन्हीं को सर्दियों में स्टोर कर लिया जाता है, यानी सर्दियों में उनका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, मोटी दीवारें जो है लकड़ी की फर्श लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है, यानी जो मोटी दीवारें होती हैं, क्योंकि पत्थर के बने हुए होते हैं तो मोटी दीवार होगी, नॉर्मल सी बात है। और जो लकड़ी की फर्श होती है और लकड़ी की जो छत बनाई जाती है, उन्हीं जो लद्दाख के लोग होते हैं उनको ठंडी से वो बचाती है। आगे चलते हैं। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कई जगहों पर जो सड़कें ही नहीं हैं, क्योंकि वहां पे पत्थर वगैरह है, बर्फबारी होती है तो वहां पे सड़कें बनाना इतना नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो लद्दाख में सकड़ी यानी क्योंकि बर्फबारी है तो अगर पतली पतली सी भी लाइनें बना दी जाती तो उस पर भी लोग चलते हैं। तो पथरीली जो सड़कें हैं, ठीक है, और कई जगहों पर तो सड़कें ही नहीं है। तो ये कंडीशन है लद्दाख की। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चांगथांग जो है इसके बारे में। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर है, ठीक है। वह जो है चट्टानी मैदान है, जो चांगथांग है वो कहाँ पर है, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो वह है चट्टानी मैदानों में है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को मांस
मतलब सॉरी, लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि इसका मेन रीजन यही होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपने जब देखा होगा, जब वो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं या पर्वतारोहण करते, मतलब जब चढ़ाई करते हैं, तो वो अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो लेके जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं कि जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, इसलिए वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब लोग पर्वत के इलाकों पर मतलब ऊंचे स्थान पर पहुंचने लगते हैं तो उनको सांस लेने में कठिनाई होगी। जब सांस लेने में दिक्कत होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो सिर दर्द भी होगा, कमजोरी यानी वीकनेस भी लगने लगेगी। आगे चलते हैं। इसका जो मेन रीजन होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पेट्रोल पंप भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही वहां पे कोई मैकेनिक वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजात है। चांगपा जनजात में केवल लगभग 5,000 लोग हैं। तो जो चांगपा जनजात होती है, क्योंकि जनजात से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप में, तो ये ध्यान रखिएगा, जो चांगपा जनजात है ये कहाँ रहती है? पहाड़ों पर। ठीक है, और इसमें जो लोग रहते हैं 5,000 ही केवल लोग हैं जो जनजात है चांगपा। आगे चलते हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं, यानी ये जो लोग हैं अपनी बकरी और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, उन्हें भेड़ों से वह सब मिल जाता है जिन्हें वे आवश्यकता होती है, यानी वो भेड़ जो होते हैं, भेड़ों से उन्हें सब कुछ उपलब्ध हो जाता है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। दूध हुआ, मांस हुआ, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन, तो यानी ये सारी चीजें इनको इन्हीं भेड़ों से प्राप्त हो जाती है। जैसे दूध हुआ वो भी उन्हीं से मिल जाएगा, मांस है तो वो भी उन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं, टेंट के लिए जो खाल होती है वो भी उन्हीं से प्राप्त कर लिया जाता है, और स्वेटर हुआ, कोट हुआ, बुनने के लिए जो ऊन होती है ऊन का भी प्रयोग वो उन्हीं से कर लेते हैं। तो जो भी इनकी आवश्यकताएं होती हैं वो उनको भेड़ से ही उनकी पूरी हो जाती हैं। आगे चलते हैं। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब कि जो चांगपा जनजात होती है उसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई मान लीजिए परिवार में किसी के बहुत ज्यादा जानवर हैं, यानी अधिक जानवर पाए जाते हैं, तो वो बहुत समृद्ध, मतलब वो बहुत ज्यादा समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसके पास जानवर जो ज्यादा हैं। आगे चलते हैं। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन भी प्राप्त होती है। तो पश्मीना जो साल है ये काफी मशहूर मानी गई है। तो ये जो पश्मीना साल है ये कैसे बनती है? भेड़ की खाल से ही बनाई जाती है, यानी इन्हीं की जो ऊन मिलती है उसी से बनाई जाती है। आगे चलते हैं। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थान पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल जो हैं अधिक और मुलायम हो सके। यानी जो चांगपा जनजात होती है उनके पास जो बकरी होती हैं उनको और अधिक ऊंचे ठंडे स्थानों पर चराते हैं। इससे क्या होगा कि जब वो ठंडी स्थानों पर चरेंगे तो उनकी जो मतलब जैसा वहां का वातावरण होगा वो ऐसे वैसे धीरे धीरे अपने आप को ढाल देंगी जो बकरियां होंगी। फिर क्या होगा कि जो उनके बाल हैं वो अधिक मुलायम हो जाएंगे। फिर जब वो झड़ेंगे फिर उन्हीं से ये साल वगैरह, स्वेटर वगैरह बुनती हैं। आगे चलते हैं। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर रहना, पहली बात तो मौसम ठंडा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, तो सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द होने भी महसूस होगा, वीकनेस भी लगेगी, तो वहां पे रहना इतना आसान नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, यहाँ उनका जीवन और उनकी आजीविका है, यानी जो बकरी होती, भेड़ होती, वही उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांग पास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं, अगर मतलब क्योंकि वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं कि हाँ मतलब जैसे कि हम लोग है एक जगह घर बना हुआ है तो वहीं पर रहते हैं, नहीं, वो लोग क्या करते हैं टेंट की मतलब टेंट ऐसा बना हुआ होता है उसी में रहते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्या करते हैं जो चांगपास जो जनजात के लोग हैं वो जो अपना सामान होता है वो घोड़े और याक पर ले जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से ले जाना होगा, क्योंकि वहां पे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, कोई मैकेनिक भी नहीं, कोई साधन भी नहीं है। तो जो जानवर होते हैं, जो घोड़े हुए, याक हुए, जो पालते हैं, उन्हीं पर वो अपना सामान ढोते हैं। आगे चलते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में केवल उन्हें 2.5 घंटे लगते हैं, यानी 2.5 घंटे में वो सारा सामान अपना सिमेट लेते हैं और फिर आगे वो प्रस्थान कर जाते हैं। तो उनको कितना टाइम लगता है? 2.5 घंटे टाइम लगता है।
आगे चलते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेबो किसे कहा जाता है, तो चांगपा के तंबू को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, यानी जो याक के बाल होते हैं उनको पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती हैं, क्योंकि जो याक के बाल होते हैं वो काफी मुलायम हो जाते हैं, फिर वो गर्म भी होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, पट्टियां बनाने के लिए बुना भी जाता है और आपस में मिल करके सिल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो मजबूत और गर्म होती हैं। आगे चलते हैं। यह हवा की रफ्तार जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो चांगपा लोग रहते हैं, कहाँ पे, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, और वहाँ की जो हवा की रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आगे चलते हैं। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है, चांगथांग का जो अर्थ है, ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो जनजाति, इसमें कितने लोग हैं, 5000 ही लोग हैं। आगे चलते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की वजह होती है, मतलब रखने की जगह होती है। चांग पास इसे लेखा कहता है, मतलब लेखा कहते हैं, यानी जहाँ पे, क्योंकि जो इनका तंबू होता है उसको रेबो कहा जाता है, और वहीं के पास में भेड़ बकरियां जहाँ जिस जगह पर रहती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। रेबो किसे कहते हैं, जो उनका तंबू होता है, यानी जिसमें वो रह रहे होते हैं तान के, और जो भेड़ बकरी जिस जगह पे रह रहे होते हैं उससे को क्या कहा जाता है, लेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। आगे चलते हैं। श्रीनगर के बारे में हम लोग देख लेते हैं अब। श्रीनगर में श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ जमीन पर, क्योंकि श्रीनगर में जो है घर दो प्रकार के दिखते हैं। कुछ तो पहाड़ों पे आपको नजर आएंगे कि घर पहाड़ों पे बने हुए हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपको जमीन पर भी दिखेंगे। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं, यानी जो कश्मीर के लोग होते हैं वो रोटियां नहीं बनाते हैं घर पे, वो जो बेकरी होती है वहां से वो खरीद लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। तो ये होता है जम्मू कश्मीर जो है, विभिन्न प्रकार के आश्रय पाए जाते हैं वहां पे, जैसे कुछ ऊंचे पहाड़ों पर हुआ, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थरों पर सुंदर डिजाइन के स्थान होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्थान वहां पे पाए गए हैं। और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिवार अपने जानवर पर एक विशेष जो है चिन्ह लगाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिवार जो होता है अपने जानवरों पर इसलिए चिन्ह लगा देते हैं कि वो जो मेरे जानवर है वो खो ना जाए, क्योंकि अगर भेड़ पाल रखा है, सबने बकरी पाल रखी, तो बकरी तो सेम ही होंगी, एक ही जैसी दिखेंगी। तो क्या करते थे कि हर परिवार के जो व्यक्ति होते थे अपनी बकरी या भेड़ पे वो एक निशान लगा देते थे, इससे क्या होता था कि वो खोती नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। महिलाएं और युवा लकड़ी मतलब आगे चलते हैं। महिलाएं और युवा लड़कियों जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं, यानी जब उनको बाहर ले जाना होता है तो क्या करती हैं महिलाएं, और जो लड़कियां होती हैं उनको जानवरों को गिन लेती हैं पहले, कि आखिर मतलब कितनी है, पहले काउंट कर लेती हैं। उसके बाद जो लेखा होता है, लेखा किसको कहते हैं, जहां पे इन लोगों के जानवर रहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है लेखा। और जहां पे लोग तान के रह रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, जो मतलब रेबो कहते हैं। जो तंबू होता है उसको क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। आगे चलते हैं। करगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है, यानी जो कारगिल है लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है। आगे चलते हैं। शिक्षक संकेत, इसके बारे में भी देख लेते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो चांगथांग का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस इस अंदाजा, मतलब इसका
बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो जाए कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाली कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जैसे जैसे ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं वो सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो जानकारी दी जाती है कि मतलब वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में उनके प्रति संवेदनशीलता आएगी, यानी भावना व्यक्त होगी कि हाँ वो लोग इतनी ज्यादा स्ट्रगल करके वहां पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो चांगथांग के जो लोग हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पे रह रहे होते हैं, इतनी ठंडी पड़ रही होती है उसके बाद भी वो तंबू तान के रहते हैं, तो क्या क्या उनकी कंडीशन रहती है, क्योंकि वहां पे ना तो कोई पेट्रोल ना कोई संसाधन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है उनके प्रति संवेदनशील होंगे, उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसी तरह के चैप्टर में मतलब आप में दिए रहते हैं थ्योरी कि मतलब बच्चे जो हैं उनके प्रति संवेदनशील हों, बच्चे समझें कि हाँ दुनिया में लोग कितने स्ट्रगल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है पश्मीना शाल, यानी दुनिया में काफी मशहूर होती है पश्मीना शाल, क्योंकि बहुत गर्म मानी जाती है और इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर जो है वो गर्मी होती है, इतनी ज्यादा ये गर्म होती है। यानी अगर आपने एक पश्मीना शाल ओढ़ रखी है तो आपने 6 स्वेटर पहन रखे हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। इतनी गर्मी पर मोटी मतलब इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं है, यानी क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, बिल्कुल पतली पतली सी होती है, और इसको मतलब ये जब आप ओढ़ोगे तो आपको फील होगा कि बहुत हीट कर रही है, बट ये मोटी नहीं होती, पतली होती है। आगे चलते हैं। यह जो है पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यह सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतना ज्यादा वहां पे ठंड पड़ रही होती है और जो बकरी होती है वो वहां पे भी रह लेती हैं। इस वजह से जो उनके बाल होते हैं काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। उन्हीं से ये साल बुनी जाती है, इस वजह से ये साल जो है वो काफी गर्म मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक जो साल होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर होती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल जो है उगाते हैं, क्योंकि वो वहां पे इतनी सर्दियों में रह रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो बकरी होते हैं उनके शरीर में बहुत बारीकी से बाल उगने लगते हैं, जो गर्मी में झड़ जाते हैं, यानी जब गर्मी का मौसम आता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप झड़ने लगते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल जो है 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर का एक बाल की मोटाई के बराबर होगा। यानी उन लोगों के जो बाल होते हैं बकरी को 6 बाल, और जो हम लोग के सर के बाल होते हैं वो एक बाल, यानी आप खुद सोच सकते हैं कितने पतले बाल होते होंगे। यानी वो 6 बाल मिला के जो है हम लोग के जो सर के बाल होते हैं वो एक बाल के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए पश्मीना शालों को मशीन द्वारा नहीं बुना जा सकता, क्योंकि जो बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो इसलिए मशीन के द्वारा बुनना उनको पॉसिबल नहीं है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीकी काम होता है, क्योंकि बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो उनको बुनने के लिए खास जो बुनकर होते हैं वही बना पाते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होगी। यानी कितना टाइम वो अगर बुनाई कर रहा है, 250 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे, क्योंकि अगर वो बिल्कुल सिंपल अगर शाल बुन रहे हैं तो उनको इतना टाइम लग रहा है, अगर उसमें कोई डिजाइन वगैरह बना रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो ये जो पश्मीना शाल है ये बकरी की खाल से बनती है, यानी सॉरी बकरी के बाल से बनाई जाती है। ठीक है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है, 250 जो है दिन घंटे लगते हैं बनाने में। और ये जो है इसमें 6 स्वेटरों के बराबर एक पश्मीना शाल होती है। और ये जो मिलती किस पहाड़ी बकरियों की जो एक खास नस्ल होती है उससे उनके बालों से तैयार की जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं श्रीनगर के घर के बारे में कि कैसे कैसे वो घर वहां पे पाए जाते हैं।
श्रीनगर में बाहर से आए कई ट्यूटर हाउस बोट जो होते हैं में रहते हैं। हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी जो चौड़ाई है 8-9 फुट तक होती है। ये जो बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं, जो इनकी बीच की जो चौड़ाई होती है वो 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के जो डोंगे हैं पानी में तैरते रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये पानी में तैर रहे हैं। डोंगे प्रकार के ही बने होते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। यानी जो ये डोंगे बने होते हैं इसी में कई परिवार रह रहे होते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। यानी इसके अंदर भी आपको अलग अलग कमरे भी मिलेंगे। यानी पूरा जो घर की तरह ये लोग इसमें रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? डोंगा कहा जाता है, यानी डोंगे कहे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की जो छत है पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। यानी जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है। इसमें एक खास डिजाइन जो होती है खत्म बंद है, जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। तो ये जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है उसको क्या कहते हैं? खास किस्म की एक जो डिजाइन बनाई जाती है ये वाली, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। तो जो पत्थर के घर बनाए जाते हैं वो आपको लद्दाख में भी देखने को मिलते हैं। एक जो घर बना होता है, क्योंकि 2 मंजिल के वहां पे घर पाए जाते हैं तो ये सिर्फ ऐसे ही बने हुए होते हैं। और जो कश्मीर है वहां पे घर कैसे मिलते हैं आपको? यहाँ पे भी घर जो है पत्थर के कटे हुए बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की जो छत है वो ढलाव होती है। यानी जो छतें बनाई जाती है वो ऐसे ढलान के टाइप की रहती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो छतें होती हैं वो ढलान की टाइप की रहती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ के पुराने घरों में खासियत है ये जालीदार खिड़कियां जो हैं से ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। यानी जो ये खिड़की बनी हुई है ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। इन्हें का जो कहते हैं डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यानी जो ये बाहर की ओर बनी हुई होती है तो इसमें बैठ के बाहर आप आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियां पर डिजाइनदार मेहराब बने हुए होते हैं। यानी जो खिड़कियां बनी हुई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिजाइनें बनी हुई उसे क्या कहा जाता है? मेहराब कहा जाता है, ठीक है। जो खिड़कियों पे डिजाइनें बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मेहराब। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। तो ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ शहर में कच्छ क्षेत्र में क्या हुआ था? भूकंप आया था। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए, तो इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। जो है कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। यानी जो है वो जब तक भूकंप का असर आपको देखने को मिल रहा है तब तक आप वहीं पर प्रतीक्षा करें। आगे चलते हैं। ये जो बात कही जा रही है अहमदाबाद की है। इसमें क्या हुआ था? 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया हुआ था। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजार लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। यानी इतना भयंकर भूकंप आया था कि जो 150 इमारतें थी वो भी गिर गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 निकाले जा चुके हैं। कहा जाता है कि अभी भी कई हजार लोग जो ढह गई इमारतें हैं के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। आगे चलते हैं। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से
हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो ये जो भूकंप आया था 26 जनवरी, ठीक है, 2001 को आया हुआ था। ये जो भूकंप था काफी भयानक माना गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी इमारतें जो थी वो गिर गई थी, बहुत सारे लोग मार डाले गए, मतलब मर गए थे दब के। तो ये जो भूकंप था 26 जनवरी 2001 को आया था अहमदाबाद में। ये डेट आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हार्ट ब्लो कोल्ड, यह कहानी जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है कहानी किसने, मतलब कहानी किसने लिखी है, जो राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने ये बुक, मतलब ये कहानी लिखी थी। आगे चलते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा जो है बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बाहर का ठंडी में जब तापमान बाहर का ठंडा होता है तो जो मुंह से भाप निकल रही होती है तो वो आपको फील होती है कि हाँ ये भाप निकल रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर गर्मी होती है और जब हम कुछ बोलते हैं तो मेरे जब मुंह से हवा निकलती है तो वो बाहर का, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है, इस वजह से वो फील होता है कि हाँ ये जो है भाप निकल रही है। आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। तो दिल की जो धड़कनें वो हैं किससे सुनी जाती हैं, स्टेथोस्कोप से सुनी जाती हैं। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर जाती है, ठीक है। तो जो ठंडी हवा होती है क्योंकि वो भारी होती है इसलिए वो नीचे आती है, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है। आगे चलते हैं। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है, क्योंकि जब सांस हम ले रहे हैं तो वो बाहर के तापमान से ठंडी या गर्म हो सकती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। शिक्षक संकेत भी देख लेते हैं। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला कर सकती हैं, मतलब कर देती हैं। आपने देखा होगा जब ठंडी के मौसम में अगर आप शीशे के सामने जाग के मुंह खोल के कुछ बोलेंगे या भाप निकालेंगे तो शीशे पे अजीब सा ऐसा बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सांस है वो गर्म होती है लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर वो ठंडा हुआ, मतलब ठंडा होता है, इस वजह से ये हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, स्कूल से सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीकों के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बात कही जा रही है, मतलब जो बच्चों के बारे में, यानी शिक्षक को बताया जाता है कि बच्चों को ऐसे समझाएं। गांधी जी के मित्र जो है महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। ये भी आपके बारे में, इस बारे में भी बात कही गई, क्योंकि ये नीच जात के होते हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप सफाई करिए, तो सफाई करने से मना कर देते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अपृष्टता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अपृष्टता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगी, यानी जब इस पे क्लासरूम में बातचीत की जाएगी, डिस्कशन होगा तो हर बच्चे अपनी राय रखेंगे। फिर क्या होगा, जब कुछ बच्चे जो होंगे अगर इसके प्रति आप जो मतलब नीची कास्ट के होते हैं अगर उनसे छुआछूत की भावना भी रख रहे हैं तो जब क्लासरूम में उनकी बात होगी, डिस्कशन होगा तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं वो क्लास में उठाने चाहिए। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर जो थे महाराष्ट्र के गोरेगांव में रहने वाले थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, गोरेगांव जो नाम, मतलब गांव का नाम है, वहां पे भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के थे। बाबा साहेब जो थे अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में। स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इंडिया अनटच से साक्षात्कार मतलब है, यानी रूपांतरित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पुरानी यादें जो हैं इसके बारे में हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से आएगा नहीं, ये पूरी मतलब उनके बारे में स्टोरी दी गई जो भी मैंने आपको बताया था कि एक नीची कास्ट के मतलब अपृष्टता के लोग होते हैं, मतलब एक व्यक्ति होता है उनसे कहा जाता है सफाई करने के लिए तो वो मना कर देते हैं। तो यहाँ से आप में क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है पॉइंट, अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, यानी जो अफसाना है वो खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा
बास्केटबॉल एसोसिएशन की। तो ये ध्यान रखिएगा, मुंबई की जो नागपाड़ा है बास्केटबॉल की एसोसिएशन की जो दीवार है वो क्या है, खुद ही एक मजबूत है और खुद ही मतलब एक बुलंद यानी काफी मजबूत दीवार बनाए मतलब मानी जाती है। विक्टोरिया मतलब स्टेशन जो है मुंबई में है। सोलापुर जो है वो भी मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जात या आर्थिक स्थिति के बजाय उनके खेलों की क्षमता से आंका जाता है। यानी जो शिक्षक है उनको ये बताना है कि बच्चों को कि जो मतलब खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं तो उनको जात के आधार पे नहीं हमको बांटना चाहिए कि नीची जात का है तो इसको हमको मौका नहीं देना है, या फिर इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो इसको हमको मौका नहीं देना है, इससे अच्छे से बात नहीं करनी। तो इन सब के बजाय हमको कैसे उनको आंकना चाहिए, उनकी जो खेल की क्षमता है जो उनमें इंटरेस्ट है उसको हमको उसके आधार पे मतलब जो है आंकना चाहिए। ये नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है फिर जात वो नीची जात से, तो ये हमको नहीं करना है। तो ये टीचर को ये बताया जाता है कि बच्चों में ये संवेदनशीलता पैदा करें। आगे चलते हैं। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम पर है। फाद ली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाए गए लैंगिक दीवार को फादने के बारे में है। यानी जो होता है जो लैंगिक, क्योंकि काफी सदियों से जो चली आ रही परंपराएं हैं कि मतलब जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी, जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करेंगे, तो इनके बारे में इसमें बताया गया है। एक बीज किसान की कहानी कहता है। वन गांव जो है वो गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपट कर मतलब जो है लिपटी सूखी लौकी में रख दिया जाता था। पुराने टाइम में जो बीज होते थे उनको क्या किया जाता था, मिट्टी जो होती थी उसमें उसको लिपेट करके और जो सूखी लौकी होती थी उसमें उसको रख दिया जाता था जिससे वो सुरक्षित रहें। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। आगे चलते हैं। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन से उल्टा रखकर बनाया जाता है। तो जो उड़िया है एक प्रकार की सब्जी होती है, इसको क्या किया जाता है, जिसको अंगारों के बीच बर्तन में उल्टा रखकर पकाया जाता है। उड़िया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन दही और छाछ के साथ खाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि खाने के बारे में भी आप में गिवन है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक ही फसल को बार बार उगाने और इसे इतने सारे रासायनिकों के प्रयोग से जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है, यानी वो क्या हो जाता है धीरे धीरे बंजर हो जाती है। अगर आप एक ही जगह पे एक ही फसल बहुत टाइम से अगर उगा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो रासायनिक खादें हैं वो डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, जो भूमि होती है धीरे धीरे बंजर हो जाती है यानी कि अनुपयोगी हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर जो है क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं, यानी जो पौधे होते हैं अगर आप मिट्टी में पानी नहीं है तो वो जो पेड़ होते हैं वो सूखने लगते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि जो पानी का स्तर है वो कितना है। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। ठीक है। केचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम कर देते हैं। तो केचुए जो होते हैं वो किसान का मित्र भी कहा जाता है इनको, क्योंकि मिट्टी को खोदकर उपजाऊ बना देते हैं। कुदुक झारखंड में आदिवासी जो लोग हैं का एक समुदाय है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो झारखंड है वहां पे आदिवासियों का एक समुदाय है जिसे क्या कहा जाता है, कुदुक। आगे चलते हैं। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह जो है खादनें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो है जंगल का जो है उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उनकी जगह पे जो खादनें हैं वो खोदी जा रही हैं और बांध बनाए जा रहे हैं। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है कुड़ुक जो भाषा होती है ये जो है इसका मतलब होता है तोरंग, तोरंग का जो मतलब होता है वो जंगल। वन अधिकार अधिनियम जो है 2007 में बनाया गया था। इसमें ये बात कही गई थी कि 25 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति किसी एक ही जगह पर रह रहा है तो उसको वहां से हटाया नहीं जाएगा। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है। जंगल अधिकार कानून जो है 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना है। यानी इसके तहत ये कहा गया था
कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ की पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल बचाने का भी उनका जंगल बचाने का काम भी उनका उन्हीं ग्राम सभा का करेंगी। तो ये था 2007 में जो था उनको ये कानून मिला था कि अगर कोई आदिवासी बहुत 25 साल तक अगर उसी जगह पर रह रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, और हटाने के साथ साथ जो भी वहाँ पे अगर पैदावार हो रही है तो उन पे भी उनका हक होगा। अब हम लोग देख लेते हैं झूम की खेती। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। यानी अगर फसल एक कट जाती है तो कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है। इन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख जो है भूमि को उपजाऊ बनाती है। यानी जो एक फसल काट लेते हैं, कुछ टाइम तक वो पड़ा रहता है। जब पड़ा रहता है तो क्या होता है, उसमें जो खरपतवार जमने लगते हैं। जब जम जाते हैं तो उनको काट दिया जाता है, और काटने के बाद उसको वहीं पे जला दिया जाता है, उसी खेत में। तो जो खेत में जला दिया जाता है, जो राख बनती है, उसी से वो खेत जो है वो उपजाऊ बनता है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उससे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो झूम खेती होती है उसमें मिट्टी को जोता नहीं जाता है, बस हल्का हल्का खोद दिया जाता है। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह जो है मिजोरम में किया जाता है। तो यानी झूम खेती जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो आपका मिजोरम में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मिजोरम राज्य में झूम खेती होती है। और कैसे होती है, वहाँ पे मिट्टी जो है खोदी नहीं जाती है, वो जोती नहीं जाती, बस खोद दी जाती है हल्का हल्का करके। मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो चावल है। तो ये ध्यान रखना, वहाँ की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। तो चेराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम राज्य का है। कब लोग करते हैं, जब वहाँ की फसल पकती है तो वो खुश होते हैं, जश्न के रूप में चेराव जो है नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। यानी जो हेरिडिटी होती है वो जन्म के टाइप हम अपने माँ बाप से लेते हैं। उसके साथ साथ जब हम इन्वायरमेंट में आते हैं तो बहुत सी चीजें हम अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। यानी कैसा घर का माहौल है, कैसा बाहर का माहौल है, कैसा स्कूल का माहौल है, तो इनका भी हम पे प्रभाव पड़ता है। यानी किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसका भी प्रभाव हम पर देखने को मिलता है। पोलियो वायरस के कारण होता है या कोई विरासत में नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पोलियो हो जाती है, जो बीमारी है, ये विरासत में नहीं मिलती, ये एक वायरस के कारण हो जाती है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगोर मेडल जो थे, लगभग मेडल का जन्म जो है सन 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। तो ग्रेगोर जो मेडल हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में। ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 7 साल तक उन्होंने जो है मटर के बीज पे मटर होगा, मटर के बीज पर इन्होंने 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था, तब जाके इनका प्रयोग है वो सफल हो पाया था। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, और बीज या तो खुदरे खुरखुदे या चिकने होते हैं। तो इन्होंने इस पर जब प्रयोग किया था तो कितनी बार किया था, 28,000 बार किया। इन्होंने ये कहा कि जो मटर के पौधे होते हैं उसमें कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, और जो कुछ बीज होते हैं वो खुदरे और चिकने होते हैं। आगे चलते हैं। दशहरा वर्ष जो है ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो पूरनपोली है, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है, यानी गुड़ और चने की मीठी रोटियां। करवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बनी हुई है। अगला जो है, अब हम लोग जो पूरी ईवीएस है कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं, यानी कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, तो हम लोग सारा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चूहों की दृष्टि जो है कमजोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता जो है बहुत तेज होती है। यानी जो चूहे होते हैं उनको दिखता कम है, लेकिन उनके सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद लेने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा होती है।
नागपुर जिले में दाल में चीनी मिलाकर खाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से जिले में क्या खाया जाता है और कहाँ का क्या मशहूर है, क्योंकि यहाँ से भी आप में पूछा जाता है। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। यानी जब नृत्य हो रहा है, जब डांस होती है, तो उसमें हाथ और पैरों का जो चेहरे का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे मतलब घुमा लेता है, क्योंकि उसकी जो गर्दन होती है वो पीछे घूम जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए अगर कौन सा ऐसा पक्षी है जो गर्दन को अपनी झटके से आगे पीछे करता है, तो आपकी मैना हो जाएगी। आगे चलते हैं। एक पक्षी के पंख उसे उड़ाने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए जो हैं उगाते हैं। तो जो पक्षी के पंख होते हैं वो उनकी क्या मदद करते हैं? उनको उड़ने में भी मदद करते हैं और उसके साथ साथ उनको गर्म भी रखते हैं। ठीक है। वो समय समय पर जो पक्षी होते हैं उनको अपने पुराने पंखों को खो देते हैं, उसके स्थान पर नए पंख हैं वो उगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं ब्रेल के बारे में देख लेते हैं। ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि का पढ़ा जाता है। तो ब्रेल लिपि जो होती है वो किन के लिए होती है? जिनको देखने में समस्या होती है। ब्रेल लिपि फ्रांस के थे लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे। जब वो 3 साल का था तो वो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक क्या हुआ? अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचा दी और उन्हें देखना बंद हो गया। यानी जब ये 3 साल के थे, मात्र जब ये 3 साल के थे, तो क्या हुआ था? ये अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। फिर क्या हुआ? जो नुकीली औजार थी उनकी आंखों पे चोट लग गई। इसकी वजह से उनकी जो आंख की रोशनी थी वो चली गई थी। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी और पढ़ने और लिखने को विभिन्न तरीके के बारे में सोच रहे थे। तो क्या हुआ? इसीलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। यानी क्योंकि इनका पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था, तो ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि आखिर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर क्या इनके दिमाग में आइडिया है कि हम छू कर महसूस करके भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो आविष्कार किया उसको लास्ट में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसका आविष्कार किसने किया? लुई जो है ब्रेल ने किया है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करने में भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएं तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो ये जो है ब्रेल लिपि है, ये जो यहाँ पे ABCD देख सकते हैं ऊपर बना हुआ है और नीचे जो है वो पॉइंट पॉइंट करके दिए गए। इसको क्या होगा, जब बच्चा जिसको दिखता नहीं वो टच करके पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है या फिर D लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ना था जो ब्रेल लिपि है। अब हम लोग चलते हैं NCF के बारे में। 2005 क्या है? इसमें जो बात कही गई है, मुख्य जो थीम दी गई है वो 6 मुख्य थीम है आपकी, क्योंकि पूरी ईवीएस जो है वो थीम पर ही आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो मुख्य थीम में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? आपका परिवार और दोस्त हो गया, यानी सबसे पहले आपका जन्म होता है तो आप परिवार में आते हो। उसके बाद आपके फ्रेंड बनते हैं, यानी फैमिली हुई, फिर आपके फ्रेंड बने। फ्रेंड के बाद आपको फैमिली मिल गई, फ्रेंड बन गए। अब आपको भोजन चाहिए तो उसके लिए भोजन हो गया। फिर पानी, यानी पीने के लिए पानी भी होना चाहिए। फिर शेल्टर, रहने के लिए एक छत भी होनी चाहिए। तो ये जो है ये मुख्य थीम के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपका जो हो गया रहने के लिए घर भी मिल गया। अब आपको घूमना है तो घूमने के लिए यात्रा भी, यानी ट्रेवल हो गया। उसके बाद कुछ आपको करना भी है, तो इसमें जो है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये आ जाता है इसके अंतर्गत। थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी हमको कुछ करना भी तो है, तो ये आ जाते हैं मुख्य थीम के अंतर्गत। अब जो मुख्य थीम में जो आपके दिए गए उसके बाद आ जाता है उप थीम, यानी मुख्य थीम के अंतर्गत कितने पॉइंट बनते हैं? इसके अंतर्गत आपके 6 आते हैं। मुख्य थीम के अंतर्गत जो है 6 थीम, क्योंकि आपका परिवार एंड फ्रेंड, ठीक है, आपको दोस्त मिल गए, फिर भोजन, फिर पानी, फिर आश्रय, फिर यात्रा, फिर कुछ हमको करना भी है, तो जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। अब उप थीम के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका परिवार और दोस्त, जो परिवार और दोस्त पहला पॉइंट आपके में बना था थीम के अंतर्गत, उसके पार्ट हो जाते हैं। इसमें आ जाता है आपका संबंध, काम और खेल, और फिर हो गया जानवर और फिर पौधे, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर जो आपका भोजन है इसमें चखना आ जाएगा, मतलब 5
मतलब पाचन आ जाएगा, पाक कला आ जाएगा, परिरक्षण मतलब तकनीकी आ जाएगी, किसान और भूख। फिर पानी के हैं मतलब आश्रय, यात्रा करना, चीजें जो हम बनाते हैं हम करते हैं। तो मुख्यतः जो पूछी जाती हैं आपसे कि थीम कितनी है, तो वो 6 थीम है, और जो उप थीम कितनी है वो आपकी 4 हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 आपकी जो है उप थीम हो जाती हैं, और जो मुख्य थीम है वो आपकी 6 हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी 4 आएंगी, और जो मुख्य थीम के अंतर्गत आपकी 6 थीम आ जाएंगी। यही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य थीम कितनी है और जो उप थीम कितनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंत संबंधी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। तो जो एनसीईटी है इसमें बात कही गई लिंग, वर्ग, संस्कृत, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता, पूछता, खींचता हो, समूहों में चर्चा करता हो आदि। यानी पाठ्यक्रम जो होता है उसका मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, यानी आपको टाइम के साथ मूल्यांकन करते रहना। ये जो बात कही गई है ये आपको जैसे बुक प्रिंट होती है, तो इसमें ये बात कही जा रही है कि जो बुकें बनती हैं उसमें लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, वर्ग भी नहीं होना चाहिए कि हाँ ये इस वर्ग की बुक है, संस्कृत को भी नहीं नकारना चाहिए, अगर किसी की संस्कृत कुछ और है तो सभी संस्कृत को एक साथ लेना है, धर्म को भी उसमें नहीं, भाषा, भौगोलिक स्थिति क्या रही, इन सभी को ध्यान रखना है, लेकिन ये नहीं इसमें भेदभाव नहीं करना है। तो आपने देखा होगा जब कक्षा 1 की बुक प्रिंट हुई है क्लास 1 की, तो उसकी बुक प्रिंट अलग हिसाब की होती है, और वहीं पे आपने क्लास 6 की देख लीजिए या फिर 8 की देख लीजिए, तो लेवल के अनुसार बुकें जो प्रिंट होती है इस पे एनसीएफ भी जोड़ देता है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 अनुशंसा कर मतलब कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी एनसीएफ जो है इस बात पे ज्यादा जोर देता है कि हमको बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। ये नहीं है कि बच्चा स्कूल आया है तो स्कूल में हमको सिर्फ स्कूल के बारे में यानी बुकों के बारे में ही बच्चे को नॉलेज देना है, ऐसा नहीं, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। यानी जो उसका पूर्व नॉलेज है, जो घर से लेके आया है, उसको आस पड़ोस के बारे में भी पता चले। तो ये कहा जाता है एनसीएफ में कि बच्चे को रियल लाइफ से यानी उसके जो जीवन से उसको जोड़ा जाए, ये नहीं उसको सिर्फ किताबी नॉलेज ही हो। स्कूल के बाहर का जीवन, इसमें जो बात कही गई है, या स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करे, यानी जो गैप है उसको कम करे, एनसीएफ इस बात पर भी जोर देता है। या किताबी या रटंत जो है सीखने को हतोत्साहित करे, यानी ये नहीं बच्चे सिर्फ रटते जा रहे हैं, रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना, बच्चे को समझाना है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक जो है रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। यानी जो एनसीएफ होती है वो ये कह रही है कि हमको बच्चे को रटाना नहीं है, मतलब रटाने को ही हतोत्साहित करती है, बल्कि ये कहती है कि जो सीखने मतलब बच्चा सीखे तो तर्क वितर्क करे, समझे, सोचे, उस पर अपना डिसीजन दे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। यानी एनसीएफ जो है इस पे ज्यादा जोर देता है कि हमको बच्चे को सेंटर में रखना है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है, एकीकृत शिक्षा। आगे चलते हैं। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को विभाजित नहीं करता। देखिए ये सारे जितने पॉइंट हैं ये आपके पेडागोजी के हैं, तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये कुछ भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये सारे पॉइंट आपके पेडागोजी के हैं, ये पेडागोजी में पूछे जाएंगे, तो इसलिए सारे पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए कि एनसीएफ ने मतलब जो एनसीएफ है 2005 वो किस बारे में बात करता है बच्चों को। तो ये सारे जो पॉइंट है ये ध्यान रखना, ये सारे आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कंटेंट है वो खत्म हो चुका है, हम लोग पेडागोजी की तरफ हैं, बस थोड़ी सी क्लास बची हुई है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखे, यानी इसमें जो बात कही जाती है कि ये नहीं कि बच्चा डिवाइड करे, अगर उसने जानवर देख लिया तो ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है, अगर उसने बाइक देख ली तो ये मैकेनिकल का मतलब पार्ट है, तो ऐसा नहीं करना। बच्चे जो है अपने इन्वायरमेंट में सभी को एक नज़र से देखता है,
ठीक है। तो इसीलिए हमको बच्चे को एक, आपने देखा होगा जो क्लास 1 और 5th की बुकें होती हैं वो डिवाइड नहीं की जाती, मतलब उसमें हिंदी, इंग्लिश जो मतलब वो हिंदी हुई, मैथ हुई, ईवीएस हुई, सब एक ही में इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा होता है। तो उसका मतलब यही है कि बच्चा जो होता है, क्योंकि वो छोटा है, उसको डिवाइड करने का इतना मतलब अनुभव नहीं होता है कि हाँ ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो वो सभी को एक ही नज़र से देख रहा होता है। इसलिए छोटी किताबों में आपने देखा होगा 1-2 की जो किताबें होती हैं उसमें वो डिवाइड नहीं की गई, एक ही बुक में सब कुछ इंक्लूड रहता है। आगे चलते हैं। और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है, यानी सभी को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ रहा होता है। इसलिए कक्षा 3rd और 5th में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है, तो इसमें इसीलिए बांटा नहीं गया है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। यानी 1 to 5 में आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की, नहीं कि ये सामाजिक विज्ञान की किताब है, ये गणित की किताब है, ये हिंदी की किताब, ऐसा नहीं है। उसमें जो बुक दी गई एक ही बुक है, उसी में सारे पार्ट एक ही में इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में भाषाओं और मात्रा की जो जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यानी जो निचली किताबों में जैसे क्लास 1 की बुक जो है, वो बुक जो प्रिंट की जाती है उसमें जो भाषा इंक्लूड की जाती है वो इंक्लूड की जाती है जो बच्चे अपनी रियल लाइफ में बोल रहे होते हैं, यानी जो डेली वो भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें वो औपचारिक भाषा इंक्लूड नहीं की जाती है। तो बच्चे को जो है लेवल पे देख के बुकें प्रिंट होती हैं कि यहाँ बच्चा किस लेवल का है, उस हिसाब से बुकें भी प्रिंट की जाती हैं कि बच्चा बुकों से कनेक्ट कर पाए अपने आप को। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक का ज्ञान जो है एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। आगे चलते हैं। कम बोझ, यानी इस पे भी जोर दिया जाता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि जो शिक्षा है, जो बैग है, वो बस्ते के मतलब जो बैग है, बैग का भार जो है बच्चे से कम होना चाहिए। इस पे भी आपका एनसीईआरटी जोर देता है। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। यानी कि ये नहीं आप लचीलापन जो है मतलब जो समय सारणी बनी हुई है स्कूल की, उसमें लचीलापन नहीं है कि आज हमको मैथ पढ़नी है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, बच्चों को समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तब भी ठीक। ऐसा नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। अगर बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो आप धीरे धीरे पढ़ाइए, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन बच्चे को मतलब बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे स्कूल में उनके अनुभवों को अच्छा बनाने के लिए। तो ये मूल्यांकन और शिक्षण भी जो है वर्तमान पाठ्य पुस्तक को प्रभावित करते हैं, क्योंकि समय के साथ मूल्यांकन भी जरूरी है। उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी उनको जो है चिंतन करने का भी टाइम दिया जाना चाहिए, डिस्कशन भी हो, तर्क वितर्क भी कर पाए, तो इन सभी गतिविधियों का जो है उनको अवसर मिलना चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जा सके। यानी जो जो पाठ्य पुस्तक ईवीएस की है वो बाल केंद्रित है। आपने देखा होगा जो पाठ्य पुस्तक मतलब बुक है ईवीएस की, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, उसमें सारे जो भी इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं, क्योंकि बच्चा उसको कनेक्ट कर पाएगा। अगर उसने हाथी देखा तो देख लेगा, अगर आप उसने डॉग देखा है बुक में बना हुआ तो समझ जाएगा कि हाँ ये डॉग बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब सारी चीज़ें उसमें प्रिंट की जाती हैं जो बुक होती है क्लास 1 की, कि बच्चा जो अपने इन्वायरमेंट में देख के आया है वो उससे कनेक्ट कर ले। आगे चलते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। यानी हमको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी जो खुद के उनके जो डिसीजन है, खुद वो क्या इस टॉपिक पे समझ पा रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या थिंकिंग है, वो कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उनको हमको कल्पना करना, यानी वो अगर कुछ सोच विचार रहे हैं तो उसको भी हमको आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना। ये नहीं अगर कोई क्लासरूम में अगर कोई टॉपिक डिस्कशन चल रहा है तो अगर कोई बच्चा उस पर गलत भी बोल दिया है तो ये नहीं आप उसको तुरंत वहीं पे रोक देंगे, नहीं, उसको बोलने का मौका दीजिए, एटलीस्ट उसने बोला तो इसलिए हमको बच्चे को प्रोत्साहित करना है। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी
से जोड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। यानी बच्चों को जो उनको पहले से ज्ञान पता है और जो उनके आसपास के जो लोग हैं अगर उनसे कुछ ज्ञान मिल पा रहा है तो हमको उससे इंक्लूड करना है। मेन पॉइंट जो ये बनता है कि बच्चा जो भी अपना ज्ञान लेके आता है इस विद्यालय में हमको उसको इंक्लूड करना है, उसी को आधार बना के हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है। अगला पॉइंट है रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। यानी हम क्या सोचते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो एक प्रतियोगी के रूप में देखें कि यानी बच्चा इसमें भाग ले पा रहा है, वो सीख रहा है। ये नहीं कि वो एक डिब्बा बना हुआ है और हम टीचर हैं, मग है, उसमें भरे दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ वो रिसीव कर ले। ऐसा नहीं, उसको समझ में आए, वो चीज़ें इंक्लूड कर पाए, वो अपने रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाए। हमको बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे उसको मतलब वो कुछ चीज़ें क्रिएट कर पाए अपने आप से, अपना थोड़ा दिमाग लगा के वो नई नई चीज़ें जो है बना पाए। तो हमको बच्चे को ऐसे बनाना है, ये नहीं कि वो बच्चा सिर्फ डब्बा है और हम उसमें भरे दे रहे हैं। तो हमको बच्चे को रिसीवर नहीं बनाना है। आगे चलते हैं। पुस्तक को परीक्षा का एक मात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइडों की उपेक्षा की जाती है। यानी हमको जो बुक है वो एकमात्र साधन नहीं है, मतलब जो हम सिखाते हैं, जो टीचिंग मेथड में प्रयोग लाते हैं, उसमें साधन है, लेकिन एक साधन है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब मात्र लग जाएगा तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। तो लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बुक जो है टीचिंग मेथड का एक साधन है, तो हाँ एक साधन है, बट अगर वहीं पे बदल दे कि एक मात्र साधन है तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हम टीचिंग मेथड में दसों हजार प्रयोग करते हैं, जो मेथड है, क्योंकि हम बुक से भी पढ़ाते हैं, तो कोई टेलम का भी प्रयोग कर लेते हैं, चार्ट के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, कोई चित्र वगैरह भी दिखाते थे, हाथ का भी प्रयोग कर रहे होते, कोई प्ले ग्रुप करा देते, कोई एक्टिविटी करा रहे होते। बहुत सारे सैकड़ों मेथड हैं हमको टीचिंग कराने के, यानी बच्चों को पढ़ाने के। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ हम बच्चे को बुक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि एक मात्र साधन नहीं है, एक साधन है, क्योंकि उसी में बुक भी आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बुक जो है एक साधन है, एक मात्र साधन नहीं है। ये भारत का मानचित्र है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए मानचित्र को भी आप लोग समय के साथ देखते रहिएगा 10-15 दिन में, क्योंकि मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका लद्दाख यहाँ पे है, नेपाल आपका यहाँ पे है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ, ये लखनऊ है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्या है, क्योंकि पूछ लेता है किसके पड़ोसी राज्य हैं, कहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है। ये आपका गोवा है, ये कर्नाटक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य किसके पड़ोसी राज्य हैं, कहाँ पे कौन सा जो है राज्य है। तो मानचित्र से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मानचित्र को भी देख लीजिएगा। तो फाइनली ईवीएस की जो क्लास है वो एंड होती है, क्योंकि पूरी ईवीएस आपकी कंप्लीट हो गई। ये जो लास्ट के जो चैप्टर थे जिसमें जो पैडागोजी थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी था। पूरी ईवीएस जो है आपकी जो है समाप्त होती है। कल से हम लोग सीडीपी फिर से मॉक टेस्ट जो मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, उस पे चलेंगे, या फिर हम लोग सीडीपी के कुछ टॉपिक बच गए थे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो कल की क्लास में आपको जो भी हम डिस्कस करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये क्लास एंड होती है, इसके हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेंगे, जब प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जब कर लेंगे, 1-2 क्लासेस आपको मिल जाएंगी पीवाईक्यू, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी क्लास आपको जल्द मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीटेट की क्लासेस आपको मिलती रहें, साथ में बीपीएससी की भी क्लासेस मिल रही हैं, एंड जो भी अपडेट आती है टीचिंग से वो आपको बता दी जाती है। दिल्ली में जो है नई वैकेंसी आई हुई है, कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बट सैलरी अच्छी खासी है, 5,000 है, ठीक है। और जो पीआरटी की वैकेंसी आई है उसमें 40,000 है। तो वैकेंसी जो है उसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी है, और साथ ही साथ सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। बाल वाटिका की भी आई है, नर्सिंग की भी आई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, यहीं पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। अगर जितने भी कैंडिडेट इच्छुक हैं अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो है वो 8 जून को, उसमें रिटन आपका एग्जाम भी होगा। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका डेमो क्लास की तरफ से एक इंटरव्यू वगैरह थोड़ा बहुत देना पड़ेगा,
फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सैलरी उसमें बहुत अच्छी खासी यानी 50,000 है टीजीटी वालों की, पीआरटी वालों की 40,000 है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट, और फीस जो है मतलब फॉर्म की जो फीस है उसमें सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो एक बार अप्लाई जरूर करिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको यहीं पे मेरे वीडियो मतलब चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि 2 महीने हैं। अभी आपका जो सीटेट एग्जाम है वो 7 जुलाई को होना है। तो ईवीएस भी खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ आपकी हिंदी पेडोलॉजी भी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जो सीडीपी के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मिनिमम टॉपिक बचे हुए हैं क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं। तो हम लोग हिंदी वो सीडीपी जो है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें सोशल साइंस 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, क्लास 8 की हिस्ट्री चल रही है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। वो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको क्लासेस ढूंढने भी आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट